आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से एक बार स्वागत है ज्योग्राफी की इस लेक्चर सीरीज़ में। और हम इसमें शुरू करेंगे जहाँ पे हमने कल लास्ट हमारे वीडियो लेक्चर में इसे इनकम्प्लीट छोड़ा था। तो हमने डिस्कस किया था कि आवर कंट्री इज़ द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। वी हैव लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर एंड coastal line including Andaman Nicobar and Lakshadweep is 7,516 किलोमीटर। अब अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ इंडियाज़ लैंड बाउंड्री, तो आपका आंसर होगा ये। अब अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, तो ये होगा। अब आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ इंडियाज़ बाउंड्री, तो आपको इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है। तो आप ऑब्जेक्टिव स्पेशली एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में यू मस्ट बी एक्स्ट्रा केयरफुल। आप लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ें और फिर आंसर करें, बिकॉज दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर जस्ट लाइक द ट्रैप, रेड हियरिंग। आप इजीली फंस जाएंगे उसमें। तो वी हैव वेरी लॉन्ग बाउंड्री। अब इस लॉन्ग बाउंड्री का क्या कुछ इम्प्लीकेशन, कुछ इम्पैक्ट है? जी हाँ है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, ये हमारा कोस्टल लाइन है और जिस कंट्री का कोस्टल लाइन जितना बड़ा होगा वो उस कंट्री के लिए उतना ही हेल्पफुल होगा। आप देखिए ये वर्ल्ड मैप, ये चाइना की कोस्टल बाउंड्री देखिए स्टूडेंट्स। अंटिल द 18th सेंचुरी पूरे वर्ल्ड ट्रेड का मोर देन 50% से भी ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड ये दो कंट्री करती थी। सारा एक्सपोर्ट यहीं से होता था। रीज़न, हमारे पास बहुत बड़ी लैंड कोस्टल बाउंड्रीज तो थी ही, साथ बहुत सारे अदर हिस्टोरिक फैक्टर्स भी थे, हम उसमें भी नहीं जाएंगे। लेकिन आप आज का भी देखिए तो द बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट वाटरवेज ये वाला है, अटलांटिक ओशन। देखिए वाटरवेज क्या होता है, वाटरवेज इज़ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वैसे तो सबसे अच्छा एयरवेज है कि आप कहीं भी पहुंच सकते हो वेरी क्विकली एंड इट इज़ द सेफेस्ट वन। एक्सीडेंट अगर आप रेशियो निकालेंगे तो सबसे कम एयरवेज के ही होते हैं। बट प्रॉब्लम ये है इन कंपैरिजन विद वाटरवेज कभी कभी तो 20 टाइम कॉस्टली हो जाता है एयरवेज। एंड अगेन इन वाटरवेज वी कैन लोड ह्यूज कंटेनर्स। एक साथ आप हज़ारों कंटेनर्स को ले जा सकते हो, बड़े बड़े शिप बना सकते हो, फ्यूल कंजप्शन कम होता है, एक्सेप्ट द वेदर एंड पायरेट्स, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल सीज़ वाला कॉन्सेप्ट, हाई सी वाला कॉन्सेप्ट, तो आप कहीं फ्रीली मूव कर सकते हो, कोई आपको किसी को टैक्स नहीं देना है। तो ये बहुत हाईली प्रॉफिटेबल है। दैट्स वाई 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वो वाटरवेज के थ्रू होता है। तो वाटरवेज के थ्रू ट्रेड कौन करेगा? नेपाल कर पाएगा? नो। भूटान? नो। स्विट्ज़रलैंड? नो। दीज सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़? नो। कौन करेगा? जिनके पास कोस्टल लाइन है वो कंट्रीज़। नहीं, ट्रेड ये भी करेंगे, नेपाल भी ट्रेड करेगा, बट वाया इंडिया और वाया चाइना। एक और फैक्ट देखिए आप, दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ट्रेड वाइज जोन ये है। देखिए अमेरिका की कोस्टल लाइन, जापान की कोस्टल लाइन, ये तो पूरा आइलैंड ही है। तो आप अगर ट्रेड का डेटा देखेंगे, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। चाइना, यूएस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, नीदरलैंड, इटली, हांगकांग, यूके, कनाडा। अब आप कंट्री देखिए, फ्रांस, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। अब एक भी आपको ऐसी कंट्री नहीं मिलेगी जिसके बॉर्डर्स कोस्टल एरिया वाले ना हों। हालांकि ये कोई कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपका कोस्टल एरिया है तो इट इंक्रीजेस योर चांस इन ए वेरी हाई प्रोपोर्शन कि आप बहुत स्पीड से ग्रोथ करेंगे। अब कोस्टल एरिया तो पोर्तुगल के पास भी है, बट ड्यू टू मैनी फैक्टर्स ये उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाया। एक कंट्री है स्विट्ज़रलैंड, ड्यू टू वेरी ब्यूटीफुल सीनिक प्लेसेस ये बहुत ही डेवलप्ड है।
तो कुछ कुछ ऐसे भी फैक्टर हो सकता है, कोई कंट्री, छोटा सा कंट्री हो जहाँ पे लोग हाईली स्किलफुल बन जाए आने वाले 20-30 सालों में, तो वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री बन जाए। वो एक अलग वो एक चांस है, बट नेचुरली उसे कोई बीट नहीं कर सकता जनरली जिसके पास लॉन्ग कोस्टल लाइंस हैं। हमेशा आप दूसरों से आगे रहेंगे, इतने आपके पास चांसेस रहेंगे। कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो मैप पे मैंने आपको शो नहीं की, फॉर एग्जांपल सिंगापुर, मैक्सिको, ये भी कोस्टल लाइन वाले हैं। एक भी ऐसा नहीं है जिसके कोस्टल लाइन ना हो। और आप ट्रेड डेटा देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, और हमारी पोजीशन है 13th। ये 2018 का डेटा है, 17-18 का। तो इंडिया की रैंक है 13 एंड चाइना की रैंक है फर्स्ट। अब भाई लैंड बाउंड्री का एक तो हमने बेनिफिट देखा, क्या उसके अलावा कुछ और बेनिफिट हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे जो बॉर्डर एरिया के आसपास वाली कंट्रीज़ हैं, इनका हमारी कंट्री के कल्चर पे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे, ट्रेड पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है। जितने ज़्यादा हमारे नेबर्स होंगे उतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हमारे कंट्री का भी कल्चर होगा, इस बात के चांसेस हैं। बट अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सम कैलकुलेशंस। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंट्री के पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार जैसे नेबर्स हों जहाँ पे मिलिट्री टाइप गवर्नमेंट्स ज़्यादा चलती हैं, डेमोक्रेटिक्स आइडियोलॉजीज़ फॉलो नहीं की जाती हैं, तो वो किसी एंगल से अच्छे नहीं हो सकते। देखिए हमारे इकोनॉमिक टर्म्स तो इनके साथ बहुत अच्छे हैं, हम रेगुलर ट्रेड करते हैं और अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड होती है। हम कभी ये नहीं बोलते कि हमें ट्रेड बंद करना चाहिए, बट फिर भी हमारे रिलेशन बहुत ही हाई टेंशन में रहते हैं। लेकिन अगर हम फ्यूचर के हिसाब से देखें, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और नेक्स्ट 30-40-50 ईयर्स में जब हमारे इकोनॉमिक स्टेटस थोड़े इम्प्रूव होंगे, तब डेफिनेटली हम बाकी देशों के मुकाबले बहुत स्पीड से ग्रोथ कर सकते हैं। आप एक चीज़ और देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है इस चैप्टर में से, व्हाट इज़ द लोकेशनल एडवांटेज ऑफ आवर कंट्री इंडिया। अब इंडिया की पोजीशन ये है, बिजिएस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये है, यहाँ से कोई भी कंट्री ट्रेड करने आएगा वो स्वेज कैनाल के थ्रू आता है, स्पेशली फ्रॉम द यूरोप, या फिर वो यहाँ से आएगा, उसको बीच बीच में अगर कुछ ट्रेड रिलेटेड डील्स हैं अगर किसी शिप की, तो वो रुकेगा यहाँ पे। देन वो एशिया आएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो सीधा चला जाए, जा भी सकता है, बट ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि वो यहाँ रुकेगा। और इंडिया की जो पोजीशन है, ये जो कंट्रीज़ हैं, चाइना, इंडिया, ताइवान, इंडोनेशिया, ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग नेशंस हैं, और ये सारे के सारे इस जोन में हैं। अब आप चाइना के सामने देखिए, इतनी बड़ी कोस्टल लाइन होते हुए भी एक बहुत ह्यूज चैलेंज है। आपने सुना होगा साउथ चाइना सी, ये है साउथ चाइना सी जो हमेशा डिस्प्यूट में रहता है। और उसका रीज़न क्या है? बहुत ही सिंपल रीज़न, चाइना के पास लकीली एक बहुत लॉन्ग कोस्टल लाइन है, लेकिन अगर उसको इधर ट्रेड करना है तो उसको बहुत सारी कंट्रीज़ की एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन्स या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ के पास से होके निकलना पड़ता है। और इसीलिए चाइना इज़ इन्वेस्टिंग वेरी हैवीली इन दीज कंट्रीज़। इन हर कंट्रीज़ में वो पैसे उधार दे रहा है, उनके एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स बना रहा है ताकि उसका ट्रेड फ्रीली हो सके। जिस आदमी से हम एक बार पैसा ले लेते हैं, उसके गलत काम को भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसीलिए चाइना श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, सब हर कंट्री में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि उसके ट्रेड बेनिफिट्स जो हैं वो इजीली प्रोटेक्ट कर पाए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट फैक्ट, इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया यंग फोल्ड माउंटेन्स बाउंड्स इट। कि भाई इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया यहाँ पे क्या है? फोल्डिंग माउंटेन्स हैं। फोल्डिंग माउंटेन्स आर द यंगेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, और दीज आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसमें सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसका इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इट प्रोटेक्ट्स अस स्पेशली इन द विंटर सीजन्स फ्रॉम द कोल्ड वेव्स कमिंग फ्रॉम
तिब्बत। अगर ये नहीं होता तो मोस्ट प्रोबेबली ऑल द नॉर्थ इंडिया वुड बी ए कोल्ड डेजर्ट, ये पूरा कोल्ड डेजर्ट होता। और क्या फ़ायदा है भाई इनका, माउंटेन का। जो मॉनसून विंड ये आती हैं, मॉनसून विंड्स इंडिया में वो इस डायरेक्शन से आती हैं, और जब वो माउंटेन से कोलिजन होता है इन विंड्स का तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, और जो मॉइस्चर उनमें जो कैरी करती हैं वो पूरा मॉइस्चर इन टर्म्स ऑफ रेन हमें देखने को मिलता है। और दुनिया की जो सबसे ज़्यादा बारिश वाले एरिया है वो इंडिया में ही है, बट इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज माउंटेन रेंजेस। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड इज़ अबाउट 30 डिग्री। अब इसका क्या इम्पैक्ट है, अगर किसी कंट्री का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा होगा तो क्या इम्पैक्ट होगा, कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। देखिए हमारा ये है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, ये है वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, ये है 97 डिग्री, ये है 68 डिग्री, दोनों के बीच में डिफरेंस है 29 डिग्री। हमें अच्छे से पता है अगर कोई हम अर्थ के ऊपर, हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, हमारी अर्थ जब रोटेट होती है तो इट टेक्स 4 मिनट टू क्रॉस 1 लॉन्गिट्यूड। अभी मान लीजिए हमारी अर्थ 3 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, या हम बोले कि अभी इस प्लेस पे सनराइज़ हुआ है, तो आफ्टर 4 मिनट्स इस प्लेस पे सनराइज़ होगा, आफ्टर देन अगेन 4 मिनट्स यहाँ सनराइज़ होगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइट को यहाँ से यहाँ पहुँचने में 4 मिनट्स लगते हैं। तो हर एक लॉन्गिट्यूड पर 1 लॉन्गिट्यूड इट लाइट टेक्स 4 मिनट्स, अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट्स। तो अगर हमारी कंट्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑलमोस्ट 30 डिग्री है और हम इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 120 मिनट्स, इसका मतलब 2 आवर्स। अब इसका क्या इफ़ेक्ट है, इसका इफ़ेक्ट ये है कि फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम, स्पेशली इन द लास्ट 2 डेकेड्स, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के लोगों ने ये डिमांड रखी है कि एक अलग टाइम जोन बनाया जाए इंडिया का। ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है हमारा, जो मिर्ज़ापुर से पास ऑन होता है, इसको यूज़ ना करके हम तो इस तरीके से 2 अलग से हमारे टाइम जोन स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाएं, जो एक कलकत्ता से पास ऑन होगा, एक दूसरा दिल्ली के पास से। स्पेशली लास्ट ईयर IIT गुवाहाटी रेजेस दिस डिमांड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोलते हुए रिजेक्ट कर दिया कि अभी हमारी कंट्री की कंडीशन इस तरह की नहीं है कि हम 2 टाइम जोन बनाएं, क्योंकि इसके लिए बहुत ह्यूज प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि जो भी ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है, अगर हमने मान लो ये कर दिया कि यहाँ का टाइम, इस टाइम जोन का टाइम इस टाइम जोन के मुकाबले 1 आवर आगे होगा, और आप इधर से इधर ट्रैवल कर रहे हैं, तो जैसे आप यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे आपको 1 घंटा अपने मोबाइल को, घड़ियों को पीछे करना होगा। आप यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो आगे करना होगा। तो इसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन, मेंटल प्रिपेयर्डनेस एंड ग्राउंड प्रिपेयर्डनेस चाहिए एट द वॉर लेवल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया इस चीज़ के लिए। तो इसका इफ़ेक्ट क्यों है, वाई दीज स्टेट्स आर डिमांडिंग सच टाइप ऑफ डिमांड्स, बिकॉज यहाँ पे मॉर्निंग में सनराइज़ हो जाता है 4:30 AM को इन विंटर, सन सेट होता है, सॉरी इन समर्स, सनसेट होता है समर्स में 6 PM पे, बट इन विंटर्स यहाँ पे अगेन 4:30 को सनसेट हो जाता है, और इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स देयर सोशल लाइफ। एक आदमी काम से शाम को घर लौटता है तो वो कभी भी दिन में नहीं लौटेगा, हमेशा रात को लौटेगा। उनकी मॉर्निंग ऑलमोस्ट आफ्टरनून में शुरू होती है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी आते हैं। ऐसी रिसर्च, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं कि अगर 2 टाइम जोन बना दिया जाए किसी एरिया के अंदर, अगर वहाँ के लोग जल्दी उठें, जल्दी काम करें, तो शाम का बहुत सारा टाइम वो अपनी फैमिली के लिए, वो पर्सनल वर्क्स के लिए रख सकते हैं, विच इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली अफेक्ट्स देयर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। लेकिन अभी इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो ये लाइन है जो मिर्ज़ापुर से गोरखपुर के पास से पास ऑन होती है, और ये है 82 डिग्री 30 मिनट्स, 82 डिग्री 30 मिनट्स, ये आपको
ध्यान रखना है, ये लाइन डिवाइड करती है। अब बात आती है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर भी लैटिट्यूड ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर किसी कंट्री का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा है तो क्या होगा। होगा देखिए क्या, ये आपका इक्वेटर है और इक्वेटर के दोनों तरफ कोई इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड 5 to 10 डिग्री साउथ, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। और वैसे ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे, इसको भी जनरली ट्रॉपिकल एरिया ही कहा जाता है। तो इंडिया का हाफ जो पोर्शन है, बिकॉज हमारा इतने लंबी चौड़ी कंट्री है, ये आता है ट्रॉपिकल जोन में, एंड ऊपर वाला हिस्सा आता है सब ट्रॉपिकल, और वी कैन से टेम्परेट। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए ट्रॉपिकल जोन में होता है थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट 10 to 11 मंथ समर होता है, या फिर टेम्परेचर हाई होता है। विंटर्स या तो होती ही नहीं है या फिर बहुत ही माइल्ड विंटर होती हैं। और टेम्परेट जोन का क्या सीन है, टेम्परेट जोन में क्लियर कट 2 सीजन्स होते हैं। 2 सीजन्स, वन विंटर एंड अदर वन इज़ समर। अब लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे विंटर लंबी होगी, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे विंटर समर की लेंथ सेम हो जाएगी, फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो विंटर लंबी होंगी, समर छोटी होंगी, फिर और इस लाइन को क्रॉस कर जाएंगे तो फिर समर होगा ही नहीं या बहुत माइल्ड होगा। तो इस एरिया में, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में समर जो होता है, विंटर जो होता है वो बहुत ही हार्श होता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप सूरत में बैठे हैं यहाँ पे, तो आप विंटर के अंदर भी फ़ैन ऑन कर सकते हैं। लेकिन आप इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, उदयपुर में बैठे हैं, तो आपको बहुत ही तेज़ ठंड का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सा और आगे आगे दिल्ली पहुंच गए तो फिर आपको पता है कि दिल्ली में सर्दी कितनी ज़बरदस्त पड़ती है। तो देखिए थोड़ा सा अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर या नीचे जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट अमाउंट ऑफ सनलाइट के ऊपर पड़ता है। और जो ये सनलाइट है इसका इम्पैक्ट पड़ता है रेन पे, सॉइल पे, रेन का इम्पैक्ट सॉइल पे पड़ता है डायरेक्टली, वेजिटेशन पे, वाइल्ड लाइफ पे। और ये सारी चीज़ें मिला के अगेन वही बात आ जाती है कि हमारे कल्चर को डिसाइड करती हैं। तो कंट्री का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो हमारी कंट्री को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। चलिए आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिया की नेबर्स और कुछ दूसरे टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं।